एक तू यार, एक मैं यार, बाकी सब बेकार, क्योंकि हम लोग करेंगे व्यापार। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करता हूं मैं आज अपने एक वन शॉट वीडियो की, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो सर, हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन वर्ड सुना तो है, ग्लोबल भी सुना है और इंडियन इकोनॉमी भी सुना है, बट इसका मतलब क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है और किस तरीके से ग्लोबलाइज होने के कारण हमारी कंट्री के फायदे होंगे, हमारे लोगों के फायदे होंगे और दूसरी कंट्रियों से हम लोग मिलजुल के रह पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। इस चीज को समझेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्रैक्टिकली। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, जहां पे नॉलेज एनरिचमेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है यहां पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहां पे क्या है सफरनामा आज, तो क्लास 10th इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 4 और वन शॉट हम लोग इसको समझने वाले हैं। बट होता क्या है, जब भी किसी चैप्टर को पढ़ो तो उसके बारे में पहले समझ लो, उसकी कहानी पूरी समझ लो और उसके बाद हम लोग जो एनसीईआरटी है उसके बेस पे हम लोग यहां पे स्विच करते हैं। ठीक है भाई, तो शुरुआत करेंगे भाई हम लोग यहां पे ग्लोबलाइजेशन के लिए। बट सर एक बात बताइए मुझे, ये जो ग्लोबलाइजेशन आप पढ़ाने वाले हैं, तो ये डायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन आ गया क्या हमारी कंट्री में, इंडिया में? ये क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको एक एक चीज से हम लोग कनेक्ट करते हुए चलते हैं। हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती है 15 अगस्त 1947। ठीक है, एकदम से मिली आजादी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भैया यहां बहुत सारे क्या हो रहे हैं, राइट्स चालू हो चुके हैं, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं इन कंट्री का विभाजन कर देना चाहिए। और एक कंट्री 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाती है और दूसरी जो है वो इंडिया बन जाती है। ठीक है भाई, इंडिया बन जाती है। फिर यहां पर जो होम मिनिस्टर थे वो लगभग 565 रियासतों को मिलाते हैं, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है भाई, क्योंकि इंडिया के एकीकरण में सबसे बड़ा रोल जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। ठीक है भाई, सत नमन इनको। चलिए दूसरी हम लोग बात करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है भैया 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू होता है। यह बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को और यह इंप्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारी कंट्री जो रिपब्लिक बनती है वो कब बन जाती है भाई, तो 26 जनवरी 1950 में। मतलब यहां पे हमारा जो भी हेड होगा वो हमेशा क्या होगा दोस्तों, इलेक्टेड होगा। सर ये सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या है, क्योंकि हम लोग ग्लोबलाइजेशन पे सीधे नहीं आ सकते, हमें 5 हिस्ट्री थोड़ी बहुत इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारी कंट्री जो है भाई वो इंडिपेंडेंट भी हो गई, वो हमारी कंट्री रिपब्लिक भी हो गई। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1950 में प्लानिंग कमीशन की बात करी गई। इस प्लानिंग कमीशन में कहा गया कि भाई हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम लोग बड़े बड़े प्लान्स बनाएंगे। तो यहां पे बनाए गए सर 5 ईयर प्लान, जो कि स्टार्ट होते हैं 1951 से लेके लगभग 2015 तक के काम करते हैं। तो ऐसे 12 5 ईयर प्लान बनाए गए। ठीक है, अब इस 5 ईयर प्लान को चेंज करके बना दिया गया है नीति आयोग, जिसको कि हम लोग यहां पे नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं। ठीक है भाई, तो 12 5 ईयर प्लान बन चुके हैं यहां पे। बट यहां पे बात हो रही है कि जैसे ही 1950 आया, 5 ईयर प्लान बनना शुरू हुए, तब यहां पे एक सिस्टम बनाया गया कि ये जो ब्रिटिशर्स आए थे हम पे 200 साल जो है वो गुलाम बना के चले गए, हमें स्लेव बना के चले गए हमें। तो अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग दूसरी कंट्री को यहां आने दें या नहीं आने दें? तो यहां पे स्टार्ट किया गया लाइसेंस राज। ठीक है भाई, इस लाइसेंस राज में प्रायोरिटी दी गई पब्लिक सेक्टर को।
पब्लिक सेक्टर का मतलब सीधा सीधा है गवर्नमेंट, ठीक है भाई। बट देखा गया कि ये 1950 से लेके 1990 तक के चला तो ठीक ठाक, बट यहां पे हेवीली करप्शन होना, बहुत सारी कंपनियों का बंद हो जाना, ये सब जब ड्रॉबैक हमें समझ में आए और हमें समझ में आया कि 1990 तक के हम पे जो है वो $7 बिलियन का लोन हो गया, हम इतने के डेप्ट में आ गए और 7 दिन के लिए ही हमारे पास बैकअप बचा था, बाकी सारी कंट्री में सब कुछ जो है हमारा जा चुका था। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? तो क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि 1990 में जो ये घटना हुई कि हमारे पास जो है $7 बिलियन का लोन आ गया है, कैसे चुका है? तो क्वेश्चन मार्क का आंसर देगा कौन? क्या होना चाहिए ऐसा जिसके कारण हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारी के सारी सॉल्व हो जाए? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कहानी में। तो अब हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकल के आया भाई, उस समय के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनसे पूछा गया, ये क्योंकि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है दोस्तों, इनको सत सत नमन मेरा, इनके कारण ही आज हम लोग खुली हवा में बिल्कुल घूम पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी कंट्री के कुछ भाग भी बिक जाते तो आज हम लोग इस तरीके से बात नहीं कर पाते। तो इनको मेरा हेड्स ऑफ भाई, बहुत बढ़िया काम किया आपने। इनने बोला क्या किया जाए, तो इनने इंटरनेशनल एजेंसियों से बात करी। इंटरनेशनल एजेंसी 2 है, एक तो IMF है, दूसरा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इन लोगों से सजेशन लिया, इन लोगों ने कहा भैया सबसे पहले तो आप जो अपनी पॉलिसी बना के रखी है, जो पॉलिसी का नाम था लाइसेंस राज, उसको बंद करें, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने कहा ठीक है सर, हम लोग ये सरेंडर करने को तैयार है। लाइसेंस राज को क्या कर दिया जाए भाई, यहां पे बंद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए दोस्तों, यहां पे लाइसेंस राज को बंद कर दिया जाए, ठीक है भैया, कैंसिल कर देते हैं। अब क्या, अब यहां पे एक काम करो, आप अपनी पॉलिसी में चेंजेस करो, ठीक है भाई। सर पॉलिसी में चेंज होगा, तो जुलाई 1991 में यहां पर पॉलिसी में चेंज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं NEP, स्टैंड्स फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ली गई और 3 टर्म को यहां प्रायोरिटी दी गई, जिसमें जो पहला टर्म है उसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन। सर ये लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का सीधा साधा मतलब होता है टू फ्री बनाना। क्या करना सर? तो यहां पे फ्रीडम देना सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने में। दूसरा इनने कहा कि प्राइवेट कंपनियों को आने दिया जाए, तो जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे प्राइवेटाइजेशन, ठीक है भाई। तीसरा यहां पे होता है फिर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या करना है, तो जितने भी आपने बैरियर्स लगा के रखे थे उन सब को हटाना है दोस्तों। तो रिमूव ऑल द बैरियर्स इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो इसी के बाद से आज जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी आप देख रहे हैं, अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। विथ $3.75 ट्रिलियन। और अगर हम लोग PPP के बेसिस पे बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लगभग 2050 तक के जाते तो हमारी 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी दोस्तों, अगर इस तरीके से अगर हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस तक के हम लोग कैसे पहुंचे, ये हम लोग को दोस्तों यहां पे समझ में आ गया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट कर लीजिए भैया, ताकि आपके एग्जाम में काम आ जाए। चलिए अब
तो ग्लोबलाइजेशन पे तो आ गए सर, अब प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोगों ने एंट्री दे दी, रूल्स और रेगुलेशंस भी बहुत क्या कर दिया भैया, यहाँ पे फ्लेक्सिबल बना दिए। तो सर ये रूल्स एंड रेगुलेशन जब आपने फ्लेक्सिबल बनाए तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या फायदे होंगे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्लेक्सिबल बनाया तो दूसरी कंट्री जो है यहां पे सबसे पहला जो काम करेगी उसको बोलते हैं यहां पे सर इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी अगर आप अच्छे से करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सर यहां पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों वो दो तरीके से होता है। पहला एफडीआई। सर ये एफडीआई क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए इसको समझते। एक कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूं, शायद आपको याद होगा। यहां पे मैं लिखता हूं वॉलमार्ट और मैं यहां लिखता हूं दोस्तों बेस्ट प्राइस। ठीक है भाई, तो ये वॉलमार्ट जो है वो यूएस की कंपनी है और ये जो है बेस्ट प्राइस हमारे इंडिया की है। ठीक है भाई, चलो इन दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर करा और कहा कि सर मेरे पास जमीन है, बेस्ट प्राइस वाले ने कहा, और इसने कहा सर मेरे पास पैसा है, डॉलर है। इन दोनों ने मिलकर वॉलमार्ट और बेस्ट प्राइस चालू कर दिया। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी कोई कंट्री पैसा लगाए तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एफडीआई। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए नंबर 2 पे मैं आता हूं। बट ये कंपनी तो एस्टैब्लिश हो गई सर, अब इसको चलाना भी तो है, इसके लिए भी तो पैसा चाहिए, तो उसके लिए लगता है दोस्तों यहां पे एफआईआई। ठीक है, अब सर ये एफआईआई क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कहे कोशिश। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है भाई, अब ये दुकान तो खोल ली है सर, इसके अंदर सामान भी तो चाहिए। ये सामान के लिए जो पैसा लगाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं यहां पे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है भाई, बट सर ये जो पैसा लगा रहा है किसी भी कंपनी में तो वो किसके थ्रू लग रहा है सर, यहां पे शेयर्स के थ्रू लग रहे हैं। बट ये सर शेयर्स क्या होते हैं सर, ये तो समझा दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, शेयर्स का मतलब होता है अ स्मॉल यूनिट ऑफ कंपनी इज नोन एज शेयर्स। एक स्मॉल यूनिट जो होगी कंपनी की उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, यहां पे शेयर बोलेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 2 शेयर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर की और दूसरी बात करते हैं प्रेफरेंशियल शेयर की। तो 2 टाइप के शेयर हो गए सर, पहला हो गया इक्विटी और दूसरा हो गया प्रेफरेंशियल। ठीक है भाई, इस तरीके से यहां पे कंपनी में पैसा लगाया जाता है। बट कंपनी जब पहली बार आपसे पैसा मांगती है कि भैया हमें इतने पैसे की जरूरत है, तो क्या सर उसके बाद बिल्कुल पैसा नहीं है? पैसा होगा दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल उस कंपनी को 100 करोड़ की आवश्यकता है, उसके पास कुल मिला के मान लेते हैं 60 करोड़ रुपए रखे हैं। अब डेफिसिट कितने का हो रहा है, 40 करोड़ का। तो 40 करोड़ के वो क्या करेगा, शेयर्स इशू करेगा। तो कंपनी पहली बार जब मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो उसको कहा जाता है दोस्तों यहां पे आईपीओ। क्या कहा जाता है, आईपीओ। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। चलिए, तो ये कंपनी में पैसा लगाने का ये पूरा का पूरा दोस्तों यहां पे सिस्टम होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में यहां पे काम आएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर। यहां पे तो आपने बता दिया सर कि कंपनी को पैसे की आवश्यकता है और लोगों ने उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ एफडीआई और विद द हेल्प ऑफ यहां पे एफआईआई, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कंपनी को जब पहली बार पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको कहा जाएगा यहां पे शेयर्स, और कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी पहली बार उसको बोलेंगे हम लोग आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं हमारी जो इकोनॉमी होती है वो कैसे काम करती है। तो इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों यहां पे अर्थ और व्यवस्था। सर ये अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, तो अर्थ का मतलब होता है दोस्तों यहां पे वेल्थ और व्यवस्था का मतलब होता है यहां पे मैनेजमेंट।
तो कितने अच्छे से आप मैनेज करके पैसे को लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था, नॉट अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो गया और इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था हो गई, कैसे आप लोग चला सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि इकोनॉमी जो है एक तरीके से पूरा का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट है। क्या है भैया? कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। अब इकोनॉमी हमारे यहां 3 टाइप की होती है सर। सबसे पहली जो इकोनॉमी होती है उसको कहा जाता है यहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा सर? तो यहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लाने वाले जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे एडम स्मिथ, जिसमें यहां पे मेन मोटो क्या होगा? टू अर्न मोर एंड मोर मनी। तो मेन मुद्दा क्या होगा? टू अर्न मोर एंड मोर मनी। ठीक है। दूसरी जो इकोनॉमी होती है उसको कहा जाता है यहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी किसने लाई? तो सर इसको लाने का काम करते हैं कार्ल मार्क्स। अब इसका मेन मोटो क्या है भाई? टू डू मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर। ठीक है भाई। अब तीसरी जो इकोनॉमी आती है उसको क्या कहते हैं सर? तो इन दोनों का मिक्सचर जो होगा उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे सर यहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है भाई। अब ये मिक्स इकोनॉमी क्या होगा भाई? तो यहां पे अगर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है मैं उसको बोल देता हूं यहां पे प्राइवेट, और यहां पे जो सोशलिस्ट है उसको बोल देता हूं पब्लिक। तो यहां पे प्राइवेट प्लस पब्लिक जो है इसको हम लोग मिला के बोल देंगे सर, क्या बोलेंगे सर? तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी भी जो है वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है भाई दोस्तों। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो कि यहां पे पीपीपी मॉडल पे काम करती है। कौन सा मॉडल है सर? पीपीपी। अब सर ये पीपीपी मॉडल क्या है, इसको हम लोग यहां पे समझे। तो इस पीपीपी मॉडल का मतलब होता है दोस्तों यहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसमें होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। ये जो लैंड है ये गवर्नमेंट की है। किसकी है भैया? ये लैंड जो है गवर्नमेंट की है। अब ध्यान समझिएगा, लैंड पे हमारा लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी यहां से एलिमिनेट हो चुका है। तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल राइट हुआ करती थी उसमें से सिर्फ अब आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हटा के क्या बना दिया गया है? लीगल राइट बना दिया गया। तो ये जो जमीन है वो किसकी है भाई? सरकार की है। ठीक है। अब यहां पे कंपनी जो है वो L&T जो है वो कंस्ट्रक्शन करना चाहती है। चलिए, तो अब हम लोग यहां पे बना लेते हैं भैया नेशनल हाईवेज। क्या बना लेते हैं? नेशनल हाईवेज। अब यहां पे ये नेशनल हाईवे बनाने का काम कर दिया L&T नाम की कंपनी ने। जितना पैसा लग रहा था वो पूरा पैसा लगा दिया। जमीन किसकी? सरकार की। पैसा कौन लगा रहा है यहां पे भैया? L&T कंपनी। अब L&T कंपनी को बोला कि हम पैसा नहीं देंगे, आप पैसा वसूल कर लीजिए। तो ये L&T कंपनी जो पैसा वसूल करेगी वो विद द हेल्प ऑफ क्या करेगी सर? यहां पे टोल प्लाजा की मदद से क्या करेगी? आपसे पैसा पूरा का पूरा अर्न करेगी। तो यहां पे L&T ने करा क्या सर? सबसे पहले उसने कंस्ट्रक्शन करा किसका? रोड का। दूसरा क्या किया भाई? यहां पे उसको ऑपरेट किया विद द हेल्प ऑफ टोल प्लाजा। और तीसरा क्या? जब उसका पैसा निकल गया तो उसको क्या कर दिया सर? यहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये पीपीपी मॉडल जो है वो किस बेसिस पे काम करते हैं? तो वो बात करते हैं सर यहां पे BOT की, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो इस तरीके से आज हमारे यहां सारी की सारी जो सरकारें हैं, इंडिया की जो सरकार है वो इस तरीके से काम कर रही है BOT मॉडल पे, पीपीपी मॉडल की मदद से। ठीक है भाई। तो यहां पे कॉन्सेप्ट जो है सर यहां पे हमें क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इंडियन इकोनॉमी हमें समझ में आ जाए। ठीक है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हमें पता है सर कंपनी जो होती है वो ओनरशिप के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइडेड। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग सर यहां पे पब्लिक सेक्टर कंपनी, और दूसरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। अब मैंने कहा हम लोग बात करने वाले यहां पे ओनरशिप के बेसिस पे। ठीक है भाई। तो ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर की कंपनी वो जिसके पास मोर देन 50% जो शेयर्स है
वो सरकार के हाथ में होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक सेक्टर की कंपनी। अगर मान लेते हैं 50% से ज्यादा शेयर जो है वो अगर मान लेते हैं किसी इंडिविजुअल के पास हो या किसी फर्म के पास हो तो उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां। अब ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारे कंट्री के अंदर मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी और यहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों जगह काम कर रही है। ऐसी कंपनी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में भी काम कर रही है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी काम कर रही है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे दोस्तों एमएनसीज। क्या बोलते हैं? एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहां पे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। हेडक्वार्टर जो है उसका मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर मुंबई में है तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी बहुत सारी जगह आज यहां पे काम करे। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो समझ में आ गई सर यहां पे, ठीक है भाई। तो जो कंपनीज एक्ट है वो चल रहा था पहले भाई यहां पे 1948, फिर आया 1956 और 2003 का जो कंपनीज एक्ट, और भाई बहुत सारे एक्ट जो है कंटिन्यूअसली अभी यहां पे चेंज होते चल रहे हैं। तो इस तरीके से समझ में आया सर कि हमारी कंपनीज क्या क्या कैसे कैसे काम करती है। बट अब हम लोग यहां पे बात करते हैं कि ये जो सामान आते हैं, सामान में हम लोग दो चीजें मंगवा सकते हैं भाई। क्या क्या मंगवा सकते हैं सर? चलिए बताइए आप क्या क्या मंगवा सकते हैं। तो सामान को यहां से ले जाया जा सकता है जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे एक्सपोर्ट्स, और दूसरा सामान को मंगवाया जा सकता है जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे इंपोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स मतलब हमारे देश से अगर जाएगा तो एक्सपोर्ट, हमारे देश में आएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग यहां पे इंपोर्ट। ठीक है भैया, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये सामान जो है वो गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज में। इसको जो बैंक देखता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। ठीक है भाई, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। अगर हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा होने के कारण हमारा फॉरेन रिजर्व ज्यादा बढ़ेगा। बट अगर यहां पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं भाई, तो इंपोर्ट अगर करते हैं, ज्यादा करते हैं जरूरत से ज्यादा, तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो यहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमें एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बनना है, ना कि यहां पे एक इंपोर्टिंग कंट्री बनना है। ठीक है भाई, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, बट हम लोग जो चीजें यहां पे इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एडिडास का शूज जो है वो हम लोग यहां पे इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, और वो जो यहां पे एडिडास का शूज आता है, मान लेते हैं वो यहां पे 2999 का आता है। क्या ये 2999 का होगा? नहीं सर, ये 2999 का नहीं है, इसको 2999 का बनाया गया। ठीक है, तो अब बाटा कंपनी से बोला गया कि आप भी शूज बनाइए और आपको हम लोग बहुत सारे रिलैक्सेशन देंगे और आप अपने शूज को 399 में बेच दीजिए। ये जो शूज बनाने का काम किया बाटा ने, इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो सब्स्टिट्यूशन बना दिया, क्यों? क्योंकि शूज सिर्फ एडिडास का अवेलेबल था और इंडिया में अब बाटा भी आ गया, तो बाटा जो है वो क्या नाम से काम कर रहा है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम से काम कर रहा है यहां पे। बट इसको यहां पे चेक करने का काम कौन करेगा? तो सीसीआई करेगा। सर ये सर सीसीआई क्या है? तो सीसीआई को हम लोग समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि यहां पे 2002 से काम कर रहा है। तो इस तरीके से समझ में आता है सर कि हमारी जो एनालिसिस है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कैसी है, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा कि कम होगा, ये यहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है भाई। तो यहां तक के
कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, और एक बात याद रखिएगा, पहले जो ट्रेड हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम के थ्रू हुआ करता था, जब हमारे पास क्या नहीं थी सर, यहां पे करेंसी नहीं हुआ करती थी तब। बट अब धीरे धीरे करके हम लोगों ने लिक्विड करेंसी जो है वो गोल्ड की जगह अब किसको मान लिया है भाई, यूएस डॉलर को मान लिया। तो मैक्सिमम ट्रेड जो है वो किस में होता है दोस्तों, अब यहां पे यूएस डॉलर में होता है। ठीक है, तो यहां तक के कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। सर ये चैप्टर जो है ये कहानी के फॉर्म में मैंने आपको समझाया, अब हम लोग चैप्टर में इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरीके से, और एनसीईआरटी क्या कहती है इसको समझने की यहां पे हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं आज की हम लोग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। अब आपको पता है कि हर जगह क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। सर ये प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों किसी चीज का इनपुट होना, उस पे प्रोसेस होना, और आफ्टर दैट आउटपुट। ठीक है, अब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो इनपुट है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ये जो प्रोसेस है ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, और ये जो बेचने का काम है ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन मेनली काम जो है वो किसका होता है भाई, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का होता है सर। ठीक है, ओवर द ईयर्स देयर हैज बीन रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स फॉर मेनी गुड्स। अभी हम लोगों को पता है कि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे ब्रांड्स है, जैसे टूथपेस्ट इंडस्ट्री की बात करें, हम लोग शू इंडस्ट्री की बात करें, सॉक्स की इंडस्ट्रीज की बात करें, क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करें, तो हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग बहुत सारी कंपनियां जो है, बहुत सारे ब्रांड जो है काम कर रहे हैं। इन द इंडियन मार्केट इंडिया यूज्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड फूड प्रोडक्ट। अब हमारी जो इंडिया है वो क्या करती है भैया, हर चीजों का यहां से एक्सपोर्ट करती है, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल की भी बात करते हैं और हम लोग यहां पे फूड प्रोडक्ट की भी बात करते हैं, एंड इंपोर्ट सम फिनिश्ड गुड्स। बट ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। क्यों, ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि इंडिया में सबसे फाइन कॉटन है, जूट है और सिल्क है। ठीक है, तो यहां से हमारी पूरी कंट्री से पूरे ही सामान को क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, इसको ब्रिटेन में प्रोसेस किया जाता था और फिर हमारे इंडिया में इसको वापस फिनिश प्रोडक्ट के फॉर्म में भेजा जाता था। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं हम लोग यहां पे। इसके अलावा कॉटन, जूट, सिल्क तो जाता ही था, हमारे यहां से स्पाइसेस भी एक्सपोर्ट होते थे। तीसरा, उन लोगों ने अटैक किया हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब जहां हम लोग हाथों से चीजों को बनाया करते थे, उन्हें सारा सिस्टम जो है वो मैकेनाइज कर दिया। तो अब यहां पे हमारी जो इकोनॉमी हो गई वो ब्रिटिशर्स पे कौन सी हो गई भाई, डिपेंडेंट इकोनॉमी हो गई। इसीलिए हमारी जो इकोनॉमी बनी आगे चल के वो बन गई क्रिपल्ड इकोनॉमी। ये सर क्रिपल्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो क्रिपल्ड इकोनॉमी का मतलब होती है रेंगती हुई अर्थव्यवस्था। मतलब अब ये कभी भी स्टैंड नहीं कर पाएगी और हम लोग हमेशा किसके अंडर में काम करते रहेंगे, ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते रहेंगे। ठीक है, इसी में अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहां जो फाइनेस्ट होता था भैया डाई के लिए इंडिगो, वहां होता था वोड। ठीक है, मगर वोड का कलरिंग इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए इंडिगो को इंडिया में लगाया गया और हमारी सॉइल को बैरन बनाया गया। तो यहां पे यही बात चल रही है कि यहां से एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का, फ्रूट प्रोडक्ट का, और वहां से इंपोर्ट होते थे भैया हमारे यहां फिनिश्ड गुड्स। इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारे यहां ट्रेड कनेक्शन जो बढ़ते चले गए। ठीक है, बट ट्रेड कनेक्शन में तेजी कब से आई दोस्तों, हम लोग यहां पे समझते हैं। तो ट्रेड कनेक्शन में जब तेजी आई उसका कारण यहां पे एक कैनाल थी जिसको बोलते हैं हम लोग यहां पे सुएज कैनाल। अब ये जो सुएज कैनाल है इसका 1869 में नेशनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और ये जो सुएज कैनाल है ये दो सी को जोड़ती है जिसका नाम है भाई मेडिटेरेनियन सी और रेड सी। इन दोनों सी को ये जोड़ने का काम करती है। अब ध्यान समझिए, अगर ये अफ्रीका के नीचे से आते तो इसको, इस जगह को कहा जाता है भैया केप ऑफ गुड होप। तो ये जो केप ऑफ गुड होप से ये आते इतने दूर से, तो इनको लगभग 7,500 किलोमीटर तय करना पड़ता है एक्स्ट्रा। बट जैसे ये सुएज कैनाल का नेशनलाइजेशन हुआ तो इंडिया
और यूरोप 7,500 किलोमीटर जो है वो लेस हो गया और यहां पे ट्रेड जो है बहुत तेजी से यहां पे बढ़ने लग गया। अब ये जो ट्रेड होता था तो इसके बदले में ये हमें गोल्ड या सिल्वर देते थे, बट 1765 में जैसे ही इनके पास दीवानी राइट आ जाती है बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो दीवानी राइट्स आने के कारण अब ये हमें पैसा नहीं देते, हमसे ही पैसा कमा के हमको ही वापस ये पैसा दिया करते थे। तो ट्रेड वाज द मेन कनेक्टिंग लिंक विद डिफरेंट नेशन। तो हमारे नेशन और दूसरे नेशन को कनेक्ट करने के लिए एक ही चीज सामने आती है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है सर? यहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हमारी कंट्री में नहीं करना है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब हम लोग एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको ट्रेड ना बोल के हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड। क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे? इसको इंटरनेशनल ट्रेड। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को? यहां तक की कहानी प्रोडक्शन की जो है वो क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट बात होती है मल्टीनेशनल कंपनीज की। अगर कोई कंपनी एक जगह एस्टैब्लिश है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एस्टैब्लिश है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये ऑपरेट कर रही है, तो ऐसी कंपनीज को हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस द प्रोडक्शन इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड इन मोर देन वन नेशन। मतलब कि जहां पे कंट्रोलिंग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह या एक नेशन से दूसरे नेशन में रहेगी, उसको हम लोग कहेंगे यहां पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज। एमएनसी एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज एंड प्रेमाइसेस फॉर प्रोडक्शन इन डिफरेंट रीजन। तो वो अपने प्रोडक्शन के लिए अलग अलग जगह वो फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश कर सकती है। डिफरेंट रीजन वेयर दे एक्वायर चीप लेबर। मगर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, उनको मिलना चाहिए यहाँ पे चीप लेबर। दूसरा मिलना चाहिए उनको यहाँ पे अच्छी खासी इजिली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, दिस लेड टू लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके कारण इनका जो भी प्रोडक्शन होता है वो बहुत लो कॉस्ट पे होता है और यहाँ पे जो मार्जिन होता है वो बढ़ जाता है। किसका मार्जिन बढ़ता है सर? तो ये प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है। हायर प्रॉफिट फॉर गुड्स प्रोड्यूस ग्लोबली। ठीक है, तो जहां पे चीजें सस्ती बनेगी वहां बनाई जाएगी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या की जाएगी? एक्सपोर्ट की जाएगी, जिससे मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा यहां पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन। अब बट धीरे धीरे करके क्या हो गया है, यहां पे चीजें एक जगह बनाई जाती है मगर उसकी असेंबलिंग जो है वो अलग जगह की जाती है। क्यों? क्योंकि असेंबलिंग का एक अलग से यूनिट होगा, क्योंकि हर चीज अलग अलग जगह बनाई जाएगी और एक जगह उसको क्या करा जाएगा? फाइनली असेंबल किया जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो प्रोडक्शन है उसको इंटरलिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे? इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसी फॉर बाइंग एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग एंड अदर मटेरियल इज कॉल्ड एज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर मान लेते हैं किसी कंपनी को स्टार्ट करना है तो उसके लिए इनिशियल लेवल पे आपको लैंड लगेगी, जिसको हम लोग यहां पे बोल सकते हैं मेनली भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए रहती है। जैसे सबसे पहले चाहिए रहती है दोस्तों यहां पे लैंड, दूसरा वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और उन सामान को बना के बेचने के लिए जगह। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे थे सर यहां पे एफडीआई और एफआईआई में, तो भाई किसी भी कंपनी को अगर ग्लोबली स्टार्ट करना है तो आपके पास लैंड, बिल्डिंग और अदर मटेरियल खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए और वो जो पैसा लगाएगा उसको हम लोग कहेंगे यहां पे एफडीआई। क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे? एफडीआई, या कहेंगे उसको एफआईआई। और ये सब मिला के क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दे प्रोड्यूस गुड्स जॉइंटली विद लोकल कंपनी एंड देयर बेनिफिट ऑफ द जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। अब इसके कारण क्या होता है? लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करने में चीजें एक तो सस्ती बनती है और जो प्रोडक्शन रेट है, जो कॉस्टिंग है वो कम पड़ती है, जिसके कारण मार्जिन बढ़ता है और प्रॉफिट भी यहां पे इंक्रीज होता है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू मशीन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे कॉस्ट जो है वो कम होता चला जाएगा और जो प्रॉफिट है वो क्या है? बढ़ता चला जाएगा यहां पे। तो इस तरीके से इंटरलिंकिंग करना पड़ता है दोस्तों हम लोगों को यहां पे प्रोजेक्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। देयर वेल्थ इज मोर देन द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। अब यहां पे बोल रहा है कि उनकी जो वेल्थ है वो बहुत तेजी से यहां पे बढ़ती है। तो डेवलपिंग
कंट्री में ये सारी प्रोसेस की जाती है। डेवलप्ड नेशन में तो ऑलरेडी सब कुछ उनके पास रहता है, तो उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है। और वो डेवलप्ड नेशन वाले डेवलपिंग नेशन में क्या करते हैं, पैसा अच्छा खासा लगाते हैं। दे हैव ट्रिमेंडस पावर टू डिटरमाइन द प्राइस। अब यहां पे कोशिश की जाती है कि किसी भी चीज का जो प्राइस है वो मिनिमम से मिनिमम हो। क्यों मिनिमम से मिनिमम हो सर? क्यों? क्योंकि इसके कारण जो कंजप्शन है वो लोगों का बढ़ पाता है। जैसे इंडिया एक मार्केट है जो बिगेस्ट कंजप्शन करता है चीजों का, कुछ भी बनाओ बिक ही जाएगा यहां पे। तो वो कैसे बन जाएगा और बिक जाएगा? तो वो बनेगा और बिकेगा किस पे? प्राइस के बेसिस पे। दूसरा, उसकी आप क्वालिटी कैसे रख रहे हो। अगर आपने क्वालिटी इंक्रीज करी, ऑटोमेटिकली जो है क्वालिटी इंक्रीज होने के कारण प्राइस भी जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी हाँ इंक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम प्राइस में क्वांटिटी इंक्रीज करोगे तो भी मार्केट में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। चलिए, एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब तो बहुत सारे हमारे पास डिलीवरी करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज आ गई है, जैसे कि जोमेटो की बात कर ले हम लोग, स्विगी की बात कर ले, जैसे हम लोग यहाँ पे ऑन डोर की बात कर ले, तो ये घर पे पहुंचाने की सुविधा भी यहाँ पे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एवरेज प्रॉफिट जो है वो अपना यहाँ पे निकाल लेते हैं। गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल प्रोड्यूसर इन डिस्टेंट प्राइसेस। अब धीरे धीरे करके स्मॉल प्रोड्यूसर्स भी क्या कर रहे हैं, बल्क में प्रोडक्शन को कर रहे हैं और यहाँ पे बड़ी जो कंपनियां उन तक के ये सामान पहुंचा दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट है वो इंटरलिंक होता चला जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। MNC आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर्स इन न्यूमरस नेशन। अब क्या कर रही है, लोकल जो भी लेवल पे कंपनीज है उन सबसे MNC जो है वो टाई अप कर लेती है। द वर्ल्ड इन अ वैरायटी ऑफ मेथड एज लिस्टेड अबव। किस तरीके से हम लोग दूसरे लोगों से जुड़ जाते हैं, दूसरी जो लोकल कंपनीज है उससे जुड़ के कैसे काम करते हैं MNC वाले, वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है इसमें आता है जॉइंट प्रोडक्शन। दोनों मिलकर अगर यहाँ पे काम करें, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहां बात करें तो मारुति सुजुकी, ठीक है भाई। चलिए, कावासाकी बजाज, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर थे, ये सब खत्म हो गए। MNC पार्टनर विद एन एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी। MNC जो पार्टनर बनती है वो किसी लोकल कंपनी के साथ बनती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मारुति है ये इंडिया की हो गई और जो सुजुकी है वो कहां की हो गई सर, जापान की हो गई, ठीक है भाई। ऐसे ही ये बजाज जो है वो इंडिया की हो गई और जापान की कौन हो गई भैया, कावासाकी हो गई, ठीक है भाई। चलिए, तो इस तरीके से इंटरलिंक होते हुए चलता है इन ज्वाइंट प्रोडक्शन और पार्टनरशिप। अब ये क्या कर लेते हैं भैया, यहां पे पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब ये पार्टनरशिप जो है हमारे यहां, पार्टनरशिप जो है वो एक्ट चलता है 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है यहां पे कि दो या दो से ज्यादा जो है मिलके क्या कर सकते हैं भैया, पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो पार्टनरशिप एक्ट है वो हमेशा रहेगा यहां पे रिटर्न। आई रिपीट, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो क्या रहेगा दोस्तों, यहां पे रिटर्न एग्रीमेंट में रहेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या बोलता है, द इन्वेस्टमेंट एनेबल्स लोकल प्रोड्यूसर्स टू ऑब्टेन न्यू एंड इंप्रूव्ड एसेट्स। अब धीरे धीरे करके क्या है भाई, तो लोकल भी मिल गया और यहां पे मल्टीनेशनल कंपनी भी मिल गई। अब ये कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होते हुए चले, एज वेल एज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, और कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेज है सर, हम लोग ये समझते हैं। टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये रहता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट का जो काम होता है वो होता है यहां पे दोस्तों टेक्नोलॉजी का। और जापान का तो भैया क्या कहना, टेक्नोलॉजी के मामले में उससे कोई टक्कर ले ही नहीं सकता, छोटा सा देश, मगर टेक्नोलॉजी जो है वो भरपूर काम करती है। एक्विजिशन ऑफ द लोकल कंपनीज, या तो क्या करा जाए भैया, इसको एक्विजिशन कर लिया जाए, अपने अंडर में मिला लिया जाए। MNC परचेजेस लार्ज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लोकल एंटरप्राइज, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं किसी कंपनी का कुछ पार्ट निकाल के बेच दिया जाए, आई रिपीट, कुछ पार्ट निकाल के बेच दिया जाए, तो इसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें 25% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, यहां 70% भी हो सकता है। तो एक कंपनी का पार्ट निकाल के बेचना कहलाता है दोस्तों यहां पे डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहां पे MNC क्या करती है, उस कंपनी के कुछ पार्ट्स को खरीद लेती है। लोकल एंटरप्राइजेस विद वास्ट नेटवर्क इन ऑर्डर टू ग्रो देयर प्रोडक्शन, किसके लिए कर रही है, तो प्रोडक्शन को ग्रो करने के लिए ये यहां पे इस तरीके से काम कर रही है। कंट्रोल्ड प्रोडक्शन की अगर हम लोग
बात करते हैं यहां पे। तो कंट्रोल प्रोडक्शन क्या होता है? एमएनसी सोर्स मटेरियल एंड मेक ऑर्डर विद लोकल कंपनीज। तो यहां पे एमएनसी क्या करती है? ऑर्डर ले लेती है और बनाने का काम जो है वो लोकल कंपनियों को दे देती है। हु क्रिएट गुड्स रिजल्टिंग इन कंट्रोल्ड प्रोडक्शन, द एमएनसी ब्रांड नेम इज यूज्ड टू मार्केट द प्रोडक्ट। तो एमएनसी का ब्रांड नेम यूज किया जाता है मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली कौन करती है? तो वो लोकल कंपनी करती है। इसीलिए यहां पे प्रोडक्शन जो है सस्ता हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कंट्री के बाहर निकल के हम लोग दूसरी कंट्री से जब ट्रेड करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग यहां पे फॉरेन ट्रेड। क्या कहते हैं दोस्तों? यहां पे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। और फॉरेन ट्रेड के साथ मार्केट को कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, मतलब कैसे हम लोग यहां पे ग्लोबलाइज करेंगे, उसकी हम लोग बात करते हैं। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर नॉट ओनली टू सेल गुड्स। तो यहां पे जो फॉरेन ट्रेड है वो एक क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर नॉट ओनली टू सेल गुड्स। ठीक है, सिर्फ यहां पे गुड्स को नहीं बेचना, यहां अपॉर्चुनिटी भी जो है दोस्तों यहां पे क्रिएट करनी है इन द लोकल मार्केट, बट ऑल्सो टू कंपीट इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, लोकल मार्केट में तो वो कंपीट कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसे ही पैरेलली ग्लोबल मार्केट मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी क्या करना पड़ेगा? इसको कंपीट करना पड़ेगा। बायर्स कैन इंपोर्ट गुड्स ऑफ देयर ओन चॉइस फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। अब वो इंपोर्ट जो है वो अपने मन से करते हैं, उसको असेंबल करके एक फिनिश प्रोडक्ट बना के दूसरी कंट्री को भी बेच सकते हैं। दस इट कनेक्ट मार्केट ऑफ डिफरेंट नेशन। इससे क्या हो रहा है? अलग अलग नेशंस की जो मार्केट है उसको यहां पे जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है ना भाई? चलिए, तो यहां तक के समझ में आ गया भाई कि कैसे फॉरेन ट्रेड जो है और इंटीग्रेशन जो है वो नेशन का कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जा रहा है। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द प्रोड्यूसर एंड द बायर। यहां पे बनाने वाले के लिए भी फायदा है और खरीदने वाले के लिए फायदा है, क्योंकि दोनों को चीजें जो है वो सस्ती में मिलेगी। रीच बियॉन्ड द मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्रीज। गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज एज वेल एज द बायर्स प्रिवेल। अब जहां से जिसको सस्ता मिलेगा, सबसे मिनिमम कॉस्ट पे मिलेगा, उस पे हम लोग रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं या फिनिश प्रोडक्ट भी यहां पे ले सकते हैं। 10 फॉरेन ट्रेड लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो फॉरेन ट्रेड कहीं ना कहीं क्या करता है? मार्केट को इंटीग्रेट करता है, जोड़ने का काम करता है across the countries. For example, during Diwali season, buyers in India have the option of choosing between Indian and Chinese decorative lights and bulbs. तो buyers के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें इंडिया की अगर वो कुछ चीजें लेना चाहते हैं, लाइट्स और बल्ब, या चाइनीज लाइट और बल्ब्स लेना चाहते हैं, जो उसको पसंद है वो ले सकते हैं। मगर वो अवेलेबिलिटी तो हो, वो अवेलेबिलिटी कहां से होगी सर? वो फॉरेन ट्रेड से होगी, इंटरलिंकिंग से होगी। ओके, चलिए, सो दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड बिजनेस। इससे ही कहीं ना कहीं बिजनेस भी जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सपांड होता है। तो अब बिजनेस एक्सपांड कर दिया तो जुड़ जाओ एक दूसरी कंट्री के साथ, दोस्त बना लो सभी को, तो ये बन जाता है सिस्टम ग्लोबलाइजेशन का। काय का बनता है दोस्तों? ये प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन का। चलिए समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कंट्री की जो अलग अलग कंट्रीज बनाई गई है, लगभग हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो 196 कंट्रीज है। ठीक है, तो 196 में से 194 कंट्रीज तो जो है वो यहां पे कनेक्ट हो ही सकती है। एंड इट इज ड्रिवन बाय ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड एडेड बाय द टेक्नोलॉजी। किससे जुड़ जाएगी भैया? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से। एक तो सामान का लेन देन और दूसरा हो जाएगा यहां पे इन्वेस्टमेंट। और ये किसके सपोर्ट में काम करेगी? तो ये टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में काम करेगी। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग कंट्रीज जो है वो इंटीग्रेट करती है। किसके थ्रू करती है? तो सर फॉरेन ट्रेड के थ्रू करती है। आई रिपीट, किसके थ्रू करती है? फॉरेन ट्रेड के थ्रू करती है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू करती है। या तो सामान का लेन हो जाए, या तो दूसरी कंट्री से यहां पे एफडीआई, और या तो क्या हो जाए? एफआईआई हो जाए। बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल, स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, कैपिटल फ्लो, प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल टुगेदर कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबलाइजेशन। तो अब इसमें ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती है सर? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी, फिर पीपल, कैपिटल का फ्लो होना, पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना, ये सब को जब कंपाइल करते हैं तो बनता है एक प्रोसेस किसका? ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय सेवरल फैक्टर्स। ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। इसके कारण क्या होता है? हर कोई अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना चाहता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट की वो सोच रखता है। यहां पे लिबरलाइजेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही आसान बनाया जाता है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज एंड प्रेशर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द डब्ल्यूटीओ। तो अब यहां एक कहानी आ जाती है भैया डब्ल्यूटीओ की। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक एजेंसी है जो
ट्रेड को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसको बोलते हैं यहां पे WTO। बट सर ये WTO पहले भी WTO था क्या, या WTO से स्टार्टिंग होती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो WTO की स्टार्टिंग होती है यहां पे GATT से, काय के नाम से होती है GATT। GATT जो है 1948 में बनाया जाता है, जिसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है भाई, जिसमें उस समय पे 23 कंट्रीज थी और सिर्फ ये किसकी बात करता था, गुड्स की बात करता था। बट ये अपग्रेड हुआ और ये 1995 में बन जाता है WTO। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज मिला के टोटल कंट्रीज है 164 कंट्रीज। ठीक है, अब ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करता है। किसमें डील करता है दोस्तों? ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करता है। ठीक है ना भाई, तो यहां पे जितनी भी चीजें आप ट्रेडिंग और ये सब चल रहा है वो किसके अंडर में चल रहा है भैया? WTO के अंडर में यहां पे चल रहा है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या कहता है आगे भाई? टेक्नोलॉजी ने क्या फायदा दिया, मतलब फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, किन के कारण ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले तो हो जाती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का सीधा मतलब है कि जो आपका समय बचा दे उसको बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी। पहले बहुत देर तक के लाइन में खड़े होना पड़ता था बैंकों में और पैसा मिलता था, डिजिटल सिस्टम आया, अब बताओ बैंकों में लाइन लगना बंद हो गई है, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही हम लोग बैठे बैठे वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैठे बैठे किसी भी कंट्री की न्यूज सुन सकते हैं। तो ये सब क्या है? जो समय बचाए उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी में हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज अनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। अब यहां पे एडवांसमेंट जो ट्रांसपोर्टेशन में हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुआ, ये सभी जो है वो एक टाइप से देखा जाए तो अंडर वन रूफ ये टेक्नोलॉजी है। A container for the transport of goods has increased the volume of goods transported by airlines। अब यहां पे तीन तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर लेंगे हम लोग यहां पे। सबसे पहले लैंड रूट, रोडवेज, रेलवेज, ये लैंड रूट से पूरा का पूरा हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वाटरवेज, तो सी के थ्रू जो चैनल्स बने हुए हैं, या हम लोग बात कर सकते हैं इनलैंड वाटर सर्विसेज की, तो हमारी कंट्री के अंदर और हमारी कंट्री के बाहर दोनों ही हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एयरलाइंस या हमारे पास जो एयर सर्विसेज आ गई, जिसके कारण कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं और यहाँ पे हमारा सामान भी समय पे पहुंच सकता है। आगे बढ़ते हैं। अ कंटेनर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हैज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइन। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स, अब हमारे टेलीकम्युनिकेशन को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों यहां पे? तो सर हमें पता है कौन करता है, ट्राई करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के कारण एक दूसरे से कांटेक्ट जो है धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट अलाउ ऑब्टेनिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंटरनेट आ गया है 1995 के लगभग हमारे पास इंटरनेट लगभग आ चुका था। ठीक है, तो अब हम लोग एक दूसरे से बहुत तेजी से कनेक्ट होते चल रहे हैं। सेंडिंग मेल्स एंड स्पीकिंग टू अदर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एट अ लोअर कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट पे आज हम लोग सभी से क्या कर पा रहे हैं दोस्तों, कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पा रहा है? तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण। किसके कारण हो पा रहा है दोस्तों? टेक्नोलॉजी के कारण। आगे हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे भाई। नेक्स्ट फैक्टर क्या कहता है? तो लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। अब यहां पे फॉरेन ट्रेड में हम लोगों को मिल रही है यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी। काय की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है सर? तो मूविंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। द इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बाय पुटिंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे करके यहां पे फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में जो भी बैरियर लगा के रखे थे उसको क्या करा गया है, खत्म कर दिया गया। इसके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे FTA, इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, एक समय पे हमारे यहां MRTP एक्ट काम करता था 1991 के पहले, इसको भी हटाया गया। इसको बोलते हैं हम लोग मोनोपोलाइज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड
प्रैक्टिसेस, जिसमें गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजों के रेट रखती थी, और ये 1991 के बाद हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब से ऑप्ट करी गई है इसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जो है जिस भी तरीके के ट्रेड बैरियर्स थे फॉरेन कंट्रीज के साथ, उन सबको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया और एफटीए साइन कर दिया गया है। यहाँ पे ट्रेड बैरियर इज अ सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ट्रेड बैरियर अपने आप में क्या होता है, सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन होता है इंपोज्ड ऑन फॉरेन ट्रेड सच एज टैक्स ऑन इंपोर्ट। अब यहाँ जो टैक्स ऑन इंपोर्ट लगता है इसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे टैरिफ्स। क्या कहा जाता है, टैरिफ्स। ठीक है भाई, तो टैरिफ एक टाइप का टैक्स हो गया जो चीजों को इंपोर्ट करने पे लगेगा या एक्सपोर्ट करने पे लगेगा। अब यहां पे डिसाइड कर लिया गया कि एक कंट्री से इतना ही सामान आना है, इतना ही आप ला सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कोटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना से हम लोगों को बोल दिया गया कि 200 मेट्रिक टन जो है वो सामान ला सकते हो, उसके अलावा नहीं ला सकते हो। ये हो गया यहाँ पे कोटा। और जो टैक्सेस लगने वाले हैं उसको क्या बोल दिया गया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे टैरिफ। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो लिबरलाइजेशन प्रोसेस है विद इट्स न्यू पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया इन 1991। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें जुलाई 1991 याद रखना है। इट रिमूव बैरियर्स सेट बाय द गवर्नमेंट टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो बैरियर्स लगाए जाते थे उन सब को यहां पे 1991 के बाद रिमूव कर दिया गया। द गवर्नमेंट फेल्ट दैट द कंपटीशन वुड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कंपटीशन से क्या होगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होगा और कंपटीशन होने से मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन होने लगेगा। एंड इट वाज सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया WTO, तो ये WTO के कारण ही ये जो ट्रेड है वो बहुत ही सेफली और सिक्योरली हो पा रहे हैं। Thus, Indian producers competed with producer in the global market। आज इंडिया का प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो कर पा रहा है, फ्लरिश कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन प्रोसेस और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, क्या है, कैसे काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 160 मेंबर्स इन 2014। आज अगर देखा जाए तो 164 कंट्रीज हो गई है। 2014 में इसमें 160 कंट्रीज थी। विच एम्स टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड। उसका मेन एम क्या है कि जो भी ट्रेड हो रहा है उसको लिबरलाइज करना, मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही आसान बना देना। हर कोई इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सके दोस्तों, यहां पे ट्रेड कर सके। At the international level, WTO has pressured developing countries to liberalize trade and investment। अब यहाँ पे ये मेनली जो सपोर्ट करेगा वो किन कंट्रीज को करेगा सर, वो तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री को करेगा। जो डेवलप्ड नेशन बन चुके हैं उनको तो जरूरत नहीं है, जो डेवलपिंग है मतलब वो चाहते हैं कि वो और अच्छा कर सके, उनको सपोर्ट करेगा WTO। WTO is an international organization whose aim is to liberalize international trade। अब ये WTO बनाकर कब बना सर, ये बताइए। तो ये बना सर 1995 में। इसकी हिस्ट्री क्या है, तो GATT जो है वो इसकी हिस्ट्री है। कब बना था GATT, तो 1948 में बना था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ स्टार्टेड एज द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। मगर ये स्टार्ट कैसे होता है, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में होता है। WTO एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट दीस रूल्स आर ओबेड। रूल बना दो, देखो कि ओबे हो रहे कि नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो उनको पनिशमेंट दी जाए, उन पे फाइन्स और पेनाल्टीज लगाई जाए। Nearly 160 countries of the world are currently member of the WTO। जून 2014 तक का, मगर आज होने वाला है अब 2024, तो यहां पे लिख दीजिएगा 164 कंट्रीज। Though WTO is supposed to allow free trade for all। अब WTO क्या करता है, फ्री ट्रेड मतलब FTA की बात करता है। In practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers। अब ये जो डेवलप कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं ट्रेड बैरियर्स क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसको रिमूव करने के लिए ही WTO बनाया गया, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove the trade barriers। अब WTO क्या करेगा, जिस भी तरीके से ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे उन सारे ट्रेड बैरियर्स को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा यहां पे। अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट की बात करते हैं कि क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होंगे भाई ग्लोबलाइजेशन अगर हमारे यहां पे पुट अप कर दिया जाएगा। तो पॉजिटिव की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन मोर चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर। ग्लोबलाइजेशन आने से जो सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कि हमारे पास मिल जाते हैं बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव जब कंपनीज आती है तो चीजें हमें सस्ती भी मिलती है और महंगी भी मिलती है। Who now get better quality and at lower prices several product। और यहां पे इनको बेटर क्वालिटी पे सारी चीजें अवेलेबल है और अलग अलग ब्रांड्स में।
दिस हैज इंप्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई जब चीजें मिलेगी अच्छी खासी तो जाहिर सी बात है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है वो इंप्रूव होगा। लिविंग ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली लिविंग इन द अर्बन एरियाज, किसकी बात हो रही है? तो ये पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज की यहां पे बात हो रही है। एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अब मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही है? एफडीआई जो है वो लेके आ रही है डेवलपिंग कंट्रीज में, लाइक इंडिया इन इंडस्ट्रीज सच एज सेलफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा। तो हर एक सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनी जो है इंडिया में पैसा लगाने को तैयार हो गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट न्यू जॉब्स, अब सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा यहां पे, हैव बीन क्रिएटेड इन डेवलपिंग कंट्रीज, और यहां पे नई नई जॉब जो है यहां पे क्रिएट होगी। Some local companies that supply raw material to MNC have also benefited। ठीक है, तो यहां पे बोल रही है जो लोकल कंपनी है उनको भी यहां पे काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो यहां पे MNCs को प्रोवाइड कर पा रही है। Some local company in our countries like India have been able to invest in newer technology। अब ये जो लोकल कंपनी है वो नए टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भाई? आउटपुट करना है, या हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट को क्रिएट करना है। एंड प्रोडक्शन मेथड, दे आर सक्सेसफुल इन रेजिंग देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। अब धीरे धीरे करके जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है वो भी क्या होते चला जा रहा है दोस्तों? इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। यहां पे आगे बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज अनेबल्ड सम लार्ज कंपनी सच एज, अब यहां बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, इन्फोसिस टू इमर्ज एज द मल्टीनेशनल कंपनी। ये जो लोकल कंपनीज हुआ करती थी आज ये मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है, क्यों? क्योंकि बाहर वालों का भी सपोर्ट यहां पे मिलना शुरू हो गया है। कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पहले क्या होता था? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ही सिर्फ पैसा लगाया जाता था, have also benefited by globalization. Similar is the case in the services like the data entry। अब यहां डाटा एंट्री में सबसे अच्छा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, पहला एग्जांपल लेते हैं यहां पे बीपीओ का, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहां पे केपीओ का, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो जो लार्जर कंपनीज होती है वो सारे काम नहीं करती, कुछ कामों को वो आउटसोर्स भी कर देती है। तो उस कामों को करने के लिए जो कंपनी रेडिली लोगों को यहां पे एम्प्लॉयमेंट देती है उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे बीपीओ। और नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि मान लेते हैं मैंने आईफोन लिया बट उसका सर्विस सेंटर यहां पे नहीं है, मैं एक कॉल लगाऊंगा टोल फ्री नंबर पे तो वो वहां पे जो मेरे को इंस्ट्रक्शंस देंगे और मैं यहीं बैठे बैठे उसको सही कर लूंगा, इसको बोलते हैं हम लोग केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो यहां पे ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही है इसके कारण बहुत सारे लोगों का फायदा हो रहा है। यहां डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को भी फायदा हो रहा है, बहुत सारी चीजें डाटा एंट्री में आती है, अकाउंटिंग में फायदा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क में फायदा हो रहा है और इंजीनियरिंग में भी धीरे धीरे करके इनको फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है वो हर एक सेक्टर को क्या करता है? फायदा देता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगर यहां पे नेगेटिव इंपैक्ट के, तो क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट है? द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बीन हार्मफुल टू एज मेंशन्ड बिलो। क्या क्या इसके नुकसान है? पहला, क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, अब यहां काम करने के लिए आपको बनाने पड़ रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मतलब डोमेस्टिक एरिया में अब यहां पे आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो इसीलिए यहां बनाने पड़ेंगे आपको SEZ जोन। ठीक है भाई, क्या बनाने पड़ेंगे दोस्तों यहां पे? SEZ जोन। ठीक है भाई, चले अब आगे बोलता है हैज डिसरप्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल। बहुत सारे लोगों को उन जगह से हटा दिया जाएगा, हो सकता है वो ट्राइबल पीपल हो सकता है वो फॉरेस्ट एरिया जो गवर्नमेंट SEZ जोन बना रही हो, तो बहुत सारे लोगों को वहां से क्या करा जाता है भैया? डिस्प्लेस किया जाता है। समटाइम्स टू प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। अब इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो क्या करने पड़ेंगे? डैम्स को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। डैम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो लोगों को वहां से माइग्रेट करवाना पड़ेगा, बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया जो है वो डैम्स में चला जाएगा। एंड द लैंड इज सबमर्ज्ड एंड द पीपल आर लेफ्ट विदाउट एनी जॉब। उन लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा, हो सकता है उनको जॉब मिल जाए या हो सकता है उनको जॉब ना भी मिले। बट यहां पे ये नेगेटिव इंपैक्ट तो है कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का, भाई लोगों को हटाना उनकी जगह से। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज, अब कहीं ना कहीं लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, भाई ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा तो लोगों को ज्यादा काम करवाया जाएगा और कम सैलरी दी जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ इज अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो किसके लिए बात कर रहे हैं भैया? यहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेबर लॉ में ये बाहर से जब पैसा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो पैसा कम से कम देना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में लेबर जो है थोड़ी सस्ती है।
दिस हैज रिजल्टेड इन वर्सनिंग द कंडीशन ऑफ वर्कर, जिसके कारण यहाँ के जो वर्कर्स है उनकी जो स्थिति है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो अच्छा होना था वो धीरे धीरे करके खराब होता चला जाएगा। बिकॉज दे आर अपॉइंटेड ऑन ए टेम्पररी बेसिस, मतलब उनको ऑन रोल पे ना रख के ऑफ रोल पे रखा जाएगा यहाँ पे, टू अवॉइड पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ पे जब वो ऑन रोल नहीं है तो उनको आफ्टर रिटायरमेंट जो सर्विसेज होनी चाहिए वो भी नहीं दी जाएगी। एंड अदर फैसिलिटीज, नो ओवर टाइम, अगर मान लेते वो समय से ज्यादा भी काम करेंगे तो भी उनको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। फॉर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क द वर्कर्स आर पेड लो वेजेस, इसके कारण उनको पैसा भी कम मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम होगा। तो कहीं ना कहीं उनके साथ हरासमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन यहां पे हो रहा है। तो नेगेटिव इंपैक्ट तो हमें समझ में आ ही रहे हैं दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर्स। कहीं ना कहीं ये जो लोकल लेवल पर प्रोड्यूसर्स होते हैं या लोकल कंपनीज वाले होते हैं, इन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है मल्टीनेशनल कंपनी का। क्यों? क्योंकि ये लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं और इनका जो रेट होता है वो कम होता है, इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता है, क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज हिट द स्मॉल प्रोड्यूसर बिकॉज दे आर अनेबल टू compete विद MNCs। तो जो लोकल लेवल पे काम करते हुए MNC से क्या नहीं कर पाते, compete नहीं कर पाते। और द बिग प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर्स, सेवरल यूनिट्स हैव बीन शट डाउन रेंडरिंग मेनी वर्कर्स जॉबलेस। अब इसके कारण छोटी मोटी कंपनियां जो है वो कम हो जाती है। तो एक अभी हम लोगों ने रिसेंटली इफेक्ट देखा था कोविड का, तो उसमें 2 साल में बहुत सारी कंपनी जो हो गई वैनिश हो गई, खत्म हो गई यहाँ पे। इन इंडिया स्मॉल इंडस्ट्रीज विच एम्प्लॉय अबाउट 20 मिलियन वर्कर्स हैव बीन हिट एडवर्सली। लगभग 20 मिलियन कंपनियां जो है आज कहीं ना कहीं MNCs के कारण बहुत ज्यादा जो है वो सफर कर रही है। From the above description, it is clear that the impact of globalization has not been uniform. तो globalization अच्छा तो है मगर कहीं कहीं इसका नुकसान भी है। तो every coin has two aspects, positive and negative. It has positive as well as the negative impact. Struggle for the fair globalization. अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए इसकी हम लोग बात करते हैं। द गवर्नमेंट नीड टू फोकस ऑन पॉलिसीज। अब यहाँ पे जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, अब पॉलिसी जो बनाई जा रही है भाई, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, कॉटेज इंडस्ट्री जो है, इन सब के लिए पॉलिसी जो है वो अलग अलग लेवल पे बनाई जाए लोगों को ध्यान में रखते हुए, विच विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री। तो कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से यहां पे पॉलिसीज बनाई जाए। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर, अगर मान लेते ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस सही तरीके से किया जाए तो इसमें सबका फायदा होगा। एंड द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर इक्वली शेयर्ड बाय एवरीवन। तो यहां पे ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उससे सभी का जो है वो यहां पे फायदा होगा। इट हैज द पोटेंशियल टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर बूस्ट देयर आउटपुट। जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स है उनका भी प्रोडक्शन जो है वो यहां पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अपलिफ्टमेंट होगा इनका। इट कैन इंश्योर दैट लेबर रूल्स आर फॉलोड एंड दैट वर्कर्स राइट आर प्रोटेक्टेड। तो यहां पे लेबर लॉ को तो फॉलो किया जाएगा, लेबर रूल्स को तो फॉलो किया जाएगा और यहां पे वर्कर्स के जो राइट है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। जैसे मिनिमम वेजेस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेजेस नहीं होगा मेल और फीमेल के लिए। द गवर्नमेंट कैन डिप्लॉय ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्स्टेकल्स इफ रिक्वायर्ड। अगर लगता है तो अलग अलग जगह ऑब्स्टेकल्स लगा दे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कि यहां पे यही लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहां पे यही लोग ट्रेड कर सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं इनको सिक्योर करने में ज्यादा यहां पे फायदा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक कि सरकार जो है इस तरीके की हमारी पॉलिसी बनाएगी तो बहुत सारे लोगों का जो है फायदा होगा। इट कैन नेगोशिएट फॉर फेयर रूल्स इन द WTO। तो अब यहां पे जो WTO है डेवलप्ड नेशन के हिसाब से काम ना करके डेवलपिंग नेशन के हिसाब से अगर काम करेगी तो यहां फेयर और बहुत शानदार रूल्स बनाए जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, अपलिफ्टमेंट हो सकता है रूरल एरियाज में भी, लेबर क्लास का भी, और जो लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खो चुके हैं अब उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाएगा क्योंकि अच्छा खासा उनके पास पैसा आ जाएगा। इट कैन ऑल्सो बैंड टुगेदर विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज विथ सिमिलर इंटरेस्ट टू कॉम्बैट द WTO हेजीमनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। कहीं ना कहीं WTO देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत सपोर्ट करता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सारी कंट्रीज के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो, लिबरलाइज फॉर्म में हो, और प्राइवेटाइजेशन का तो सपोर्ट होता ही है, बट यहां पे उसमें भी अलग अलग लेवल पे जो इंडस्ट्रीज है उन सबका क्या होना चाहिए भाई, एक
साथ एक जैसा क्या होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बुलाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा एंटायर चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का समाप्त होता है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बट थोड़ा सा समय निकालिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सारी चीजों की डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है आपको, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये कांटेक्ट नंबर भी यहां पे दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।